ईपीएफओ के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। और आप लोग अब अपनी परीक्षाएं कुछ दे चुके हैं। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी हो चुकी है और यूपीपीसीएस आपका 17 मार्च को होना है, लेकिन उससे पहले अब इस बीच में आप लोग अपनी तैयारी को भी जारी रखें, जिसके लिए इंटरव्यू प्रोग्राम जो प्रारंभ हुआ था और जो चल रहा था, अब उसको कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। और ऐसे लोग जो अभी अपने रिवीजन को स्टार्ट नहीं किए हैं, आप अपना रिवीजन शुरू कर दीजिए। तो मित्रों, शुरू करते हैं क्लास का फुल अपडेट और पूरा करंट आपका जो इसके साथ हुआ है, जिसमें हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले ईपीएफओ की जो बैठक हुई है। ईपीएफ आप देख रहे हैं, भारत कर्मचारी जो संगठन है, आपका भविष्य निधि संगठन है। इस भविष्य निधि संगठन का जो सबसे सर्वोच्च निकाय होता है, आप जानते हैं, हम लोग चर्चा किए हैं, फिर चर्चा करेंगे आपके साथ, वो होता है सीबीटी। तो जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में एक न्यूज में हमने आपको बताया था कि सीबीटी की बैठक होने वाली है। सीबीटी की बैठक हुई, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 तारीख को भी सीबीटी की बैठक हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की? सीबीटी के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन कौन होते हैं? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। कौन है इस समय? आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, माननीय भूपेंद्र यादव। तो माननीय भूपेंद्र यादव ने सीबीटी की बैठक की अध्यक्षता की और उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, क्या क्या निर्णय लिए गए। आपके ब्याज दरों से संबंधित निर्णय लिए गए। ईपीएफ खाते में ब्याज दर कितनी रहेगी, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। और ये निर्णय आपके इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि यहां से पूछा जाता है हर बार के इंटरव्यू में ये प्रश्न रहता है कि ब्याज दर कितनी है, ईपीएफ क्या है, ईपीएफ की ब्याज दर कितनी है, इसके बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ इस बैठक में। तो सीबीटी की बैठक हुई कब? 10 फरवरी को हुई। सीबीटी की बैठक की अध्यक्षता किसने किया? माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव ने चर्चा जो है उसकी अध्यक्षता की। उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय रहा, जो इस बैठक में का सबसे सेंट्रल पॉइंट था, सबसे केंद्रीय विषय था, वो था कि ईपीएफ की ब्याज दर की समीक्षा की गई और ब्याज दर की समीक्षा करते हुए उसमें वृद्धि की अनुशंसा कर दी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि सभी प्रकार की वृद्धि, चाहे ब्याज दर की वृद्धि हो, चाहे नए पद जो सृजित हैं, जो नई भर्तियां की जानी है, इन सभी के लिए क्या होता है? वित्त मंत्रालय से परमिशन लेना होता है। तो जब यहाँ से अनुमति हो जाती है, यहाँ से अनुमोदन हो जाता है, बैठक में अनुमोदन हो जाता है, फिर इसको भेज दिया जाता है वित्त मंत्रालय के पास। वित्त मंत्रालय इस पर जब अपनी संस्तुति दे देता है, अपनी अनुमति दे देता है, तब इसे लागू कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया हो गई है। अब आगे देखिए, पहले तो हम लोग ब्याज दरों की बात करेंगे। आप जानते हैं कि लगभग 6 करोड़ के खातों में जाना है क्या? ईपीएफ, आप जो ईपीएफ की जो ब्याज दर है, उसमें वृद्धि के साथ पूरी धनराशि का 2023-24 के लिए आवंटन करना है। और इसके लिए ब्याज दरों में वृद्धि की मामूली वृद्धि की गई है। हालांकि इस मामूली वृद्धि से ही इस कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलता है, लेकिन अब उस मामूली वृद्धि का लाभ कितने लोगों को मिलेगा? लगभग 6 करोड़ से अधिक जो खाता धारक हैं उनको मिलेगा। अब कौन सी बैठक थी? ये सीबीटी की, ईपीएफओ संगठन के सीबीटी की ये बैठक थी। और सीबीटी की ये 235वीं बैठक थी। 235वीं बैठक थी। इसमें जो निर्णय लिया गया, वो निर्णय ईपीएफ की ब्याज दर में वृद्धि का निर्णय था। और वृद्धि कितनी की गई है? वृद्धि की गई है आपकी 0.10%। ये कितनी मामूली बात है, 0.10% की वृद्धि की गई है। और ये कितना हो गया है? 8.25% हो गया है। 8.25% हो गया। पिछले 3 सालों में ये अब तक सबसे अधिक रहा है। अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें, 2021-22 की बात करें, 2022-23 की बात करें, 2023-24 की बात करें, तो इन 3 सालों में ये सबसे अधिक हो गया है।
आते हैं 3 सालों की बात भी कर लेते हैं। देखिए 2020-21 में सबसे अधिक 8.50% थी। अगर हम देखें यहाँ आप देखिए तो ये देखिए नीचे से चलिए 2020-21 में 8.50% थी, मतलब सबसे अधिक थी। अगर आप देखें तो ये जो थी 1977-78 के बाद से सबसे अधिक थी जो चल रही थी ब्याज दर, और बहुत शानदार ब्याज दर चल रही थी, 8.50% थी। इसमें कमी कर दी गई और 2021-22 में इसमें कमी करते हुए 8.80, और ये कमी जानते हैं सबसे कम कर दिया गया। अब तक का सबसे कम जो है ये ईपीएफ ब्याज दर थी 8.10%, सबसे कम ब्याज दर थी 2020-21 में। ईपीएफ की सबसे कम ब्याज दर कब रही है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ईपीएफ की सबसे कम ब्याज दर कब रही है, तो वो रही है 2021-22 में रही है। कितनी रही है, 8.10% रही है। फिर इसमें मामूली वृद्धि की गई 0.50% जो है मामूली वृद्धि की गई। मामूली वृद्धि करते हुए 2022-23 में ये वृद्धि दर कितनी होगी, 8.15% हो गई। 2022-23 में ये ब्याज दर कितनी हो गई, 8.15% हो गई। ठीक है, तो ये 3 वर्षों के आंकड़े रहे हैं। 8.50% से घटा करके 8.10% हुआ, फिर इसमें बढ़ा करके 8.15% हो गया। लेकिन पुनः इसमें वृद्धि कर दी गई है, और अब वृद्धि करते हुए 2023-24 के लिए इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2023-24 में ये वृद्धि करते हुए 8.25% कर दिया गया है, और 0.10% की वृद्धि हुई। तो ये आपसे इंटरव्यू का बड़ा हिट क्वेश्चन हो गया जो आपसे पूछा जाएगा। मतलब ये मान करके चलिए कि आपसे 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा। मतलब पूछा ही जाना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है इंटरव्यू में। ये 100% वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा कि ईपीएफ क्या होता है। हम लोग बहुत चर्चा किए हुए हैं। आप जानते हैं कि ये पूरी क्लास हमारी रिकॉर्डिंग क्लास और रिवीजन क्लास, 2 फॉर्म में भी इस पूरी क्लास को आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे नए अभ्यर्थी जो इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो 2 रूपों में क्लास को ले सकते हैं। एक तो रिकॉर्डिंग क्लास जिसमें हमारे लगभग 50 लेक्चर्स हैं, जो 50 लेक्चर लगभग मान करके चलिए कोई 45 मिनट है, कोई 30 मिनट है, इस तरीके से बहुत लंबे क्लासेज नहीं है। जो वो 50 लेक्चर को आप मुश्किल से 4-5 दिन के अंदर आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। उसमें वो सब कुछ शामिल है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक उसमें शामिल है। और अब हमारी दूसरी इसमें शुरुआत हुई रिवीजन क्लास। इस पूरी रिवीजन क्लास को आप हमारे ऐप देवप्रयागम आईएएस ऐप पर पूरा देख सकते हैं। साथ ही साथ आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको सिस्टमेटिक वे में सारी क्लासेज मिलेंगी। यदि आप इस क्लास को डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो ये क्लासेज आपको कंटिन्यू मिल रही हैं और मिलनी शुरू हो गई हैं। अभी तक आप लोग परीक्षा में लगे हुए थे, परीक्षा से मुक्त होकर के अब इसको कंटिन्यू आप लोग कर दीजिए। तो और यहाँ की आज की जो अपडेट्स है, आज की जो अपडेट्स न्यूज़ है, ये बिल्कुल फुल करंट न्यूज़ है। और समझ लीजिए कि आपसे इंटरव्यू में 100% पूछा जाएगा। समझ लीजिए क्वेश्चन आउट है इंटरव्यू में जो पूछा जाना है। मतलब इंटरव्यू में ये प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा आपसे, इसलिए आप इस प्रश्न को तैयार रखें। ठीक है, अब 3 साल की ब्याज दर आप कम से कम 3 साल की ब्याज दरों को आप याद रखिएगा। 2020-21, 2021-22, 2022-23 ये हो जाएगा। फिर 2023-24 की ब्याज दर इतनी हो गई है। अब इसको भेज दिया गया कहाँ, इस निर्णय को भेज दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर के पास, वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। क्योंकि सब पर नियंत्रण किसका होता है, वित्त मंत्रालय का। वित्त विभाग अपने आप में क्या होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। तो वित्त मंत्रालय जब परमिटेड करेगा तब ये लागू हो जाएगा। वैसे वित्त मंत्रालय परमिटेड कर ही देगा, लेकिन अगर नहीं करता है तो पुरानी ब्याज दर जो होगी 8.15% ही मिलेगी। यद्यप ऐसा नहीं होता है, जब समानता विभाग में ये निर्णय ले जाते हैं, स्वयं कैबिनेट मंत्री द्वारा इस चीज का निर्णय लिया जाता है, तो उसको समानता वित्त मंत्रालय परमिटेड कर ही देता है, इसलिए वो परमिटेड कर देगा। तो एक पहला महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है इसके लिए, जो आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर नई वैकेंसी के बारे में क्या निर्णय लिया गया है, ये भी जायज है, लेकिन वो इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। अब ये केवल इंटरव्यू का अपडेट है, इंटरव्यू का करंट अपडेट्स है। ठीक है, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। एक तरीके से आपका समझ लीजिए कि बिग ब्रेकिंग है ये इंटरव्यू के लिए, अपडेट्स न्यूज है आपके ईपीएफओ के इंटरव्यू के लिए। तो आप इसको जरूर देख लीजिए, और इस पर आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। संभावित प्रश्न आपके ये हो सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप तैयार रखिएगा, इसी दृष्टिकोण से तैयार रखिएगा। और अगर आप
अब तक हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हमारी क्लास को आपको एक पूरी क्लास सिस्टमेटिक वे में आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ रिवीजन क्लास तो आप भी मिलती रहेगी। साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू भी शुरू हो रहा है, वो भी आपको मिलता रहेगा। तो इन तीनों के साथ तीनों को आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़कर बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। बेहतरीन नहीं, बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो मित्रों, ये तो रहा ये पूरा प्रोग्राम। अब आते हैं नई वैकेंसी के बारे में। अब देखिए, नई वैकेंसी के लिए जैसा कि सूचना मिल रही थी और वो सूचना लगभग पक्की ही है। यहाँ इस बैठक में निर्णय ये भी लिया गया है कि नई वैकेंसी जो है ओपन की जाएगी, लेकिन उसके लिए भी वित्त मंत्रालय की संस्तुति लेना होगा, क्योंकि नए साल में अभी चूंकि एक वैकेंसी चल रही है और नई वैकेंसी भी इसी साल उसका भी विज्ञापन किया जाएगा। ठीक है, अधियाचन भेज देना है। अभी अधियाचन एक कमीशन UPSC के पास भेजा जाएगा। जब ये वित्त मंत्रालय से अनुमति मिल जाएगी तो इसको UPSC के पास भेज दिया जाएगा और फिर UPSC उसका विज्ञापन अपना निकालेगा। वो भी शीघ्र होगा और इसी सत्र में होगा। इसी सत्र में जैसे ही वित्त मंत्रालय परमिटेड कर देता है, इसी सत्र में आपको न्यू वैकेंसी भी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और मे भी पॉसिबिलिटी यही है कि आपका जुलाई अगस्त में आप यहाँ से UPSC अधियाचन प्राप्त कर लेगा और वो विज्ञापित करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो हो सकता है कि आपको सितंबर अक्टूबर तक विज्ञापन आ जाए और दिसंबर के लास्ट तक इसकी परीक्षा भी हो जाए। तो ये चीज़ें हो सकती है, पूरी संभावना है। मतलब इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल क्लियर कट बातें हैं। हाँ, अब ये है, अब चूंकि निर्णय सब कुछ मंत्रालय और सरकार पर है, करेगा। चूंकि वैकेंसीज करना है 2047 का विजन जो है, विकसित भारत का विजन और आपका EPFO विजन 2047 पूरा करना, तो आधे अधूरे कर्मचारियों से नहीं होगा। ये फुल कर्मचारियों के पर ही निर्भर करता है। जब सारे कर्मचारी रहेंगे, इनके पास संपूर्ण स्टाफ रहेगा, पूरा देश कवर किया जाएगा, सभी सामाजिक सभी जो है आपके जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उन सारे क्षेत्रों को कवर करना है। तो इसके लिए आपको के पास कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए और इसके लिए किया जा रहा है। निश्चित रूप से वैकेंसी आपकी 2024 में आएगी। जुलाई अगस्त तक वैकेंसी आपके पास कमीशन UPSC के पास ये विज्ञापित होकर के पहुंच जाएगी, मतलब अधियाचित होकर के पहुंच जाएगी और तभी निकालने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो वो भी निर्णय इसमें लिया गया है। और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, लेकिन आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है और आपके अपने एग्जाम के दृष्टि से है। शेष जो निर्णय है वो आपके इंटरव्यू से ना जुड़े रह करके, बल्कि उनकी अपने डिपार्टमेंटल विभागीय है, जिसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो तभी है जब आप विभाग में चले जाएंगे तब है। लेकिन फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहा है जो आपके इंटरव्यू के दृष्टिकोण से समझ लीजिए कि क्या है, रामबाण है। हाँ, रामबाण है, तो इसलिए याद रखना होगा। ठीक है, ये है CBT की बैठक। और कौन सी बैठक थी? 235वीं बैठक, उसके निर्णय रहे हैं ये। मित्रों, ये रहा है आज की क्लास का इंटरव्यू का एक्सक्लूसिव क्लास रही है। और आप जानते हैं कि इसके साथ हम लोग लगातार स्क्रिप्ट देते रहे हैं। इंटरव्यू की जो स्क्रिप्ट UPSC का जो इंटरव्यू चल रहा है, उसके स्क्रिप्ट को भी आपके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने का मतलब जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं और ऐसे प्रश्नों के संबंध में ही हम लोग शुरुआत किए थे, श्रृंखला की शुरुआत किए थे, जो श्रृंखला थी आपकी हॉबी की श्रृंखला थी। तो आते हैं उसी पर आगे चलते हैं। हॉबी वाले पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने हॉबी पर चर्चा किया था, तो आगे आते हैं। इंटरव्यू में हम लोग जो आपके पास स्क्रिप्ट थी 2024 की, उसके आधार पर हम लोग हॉबी देख रहे हैं। और हमने हॉबी के बारे में पहली हॉबी आपके साथ चर्चा किया था कि रनिंग, वॉकिंग पर चर्चा किया था। तो हमने कई प्रश्न भी बताए थे कि वॉकिंग और रनिंग में क्या अंतर है, वॉकिंग की स्पीड क्या हो सकती है, रनिंग की स्पीड क्या हो सकती है, कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, वॉकिंग में कौन सी वॉकिंग आप पसंद करेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग वॉकिंग करते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि वॉकिंग वर्सेस रनिंग, रनिंग में क्या डिफरेंट है, वॉकिंग की स्पीड क्या होती है, क्या हो सकती है, रनिंग की स्पीड क्या हो सकती है, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है।
और वॉकिंग में एनर्जी कितनी लिबरेट होती है, और स्पीड में एनर्जी कितनी लिबरेट होती है। होती है। इसके अलावा वॉकिंग के लाभ क्या हैं, वॉकिंग के प्रॉफिट क्या हैं। कम से कम 5 प्रॉफिट आप तैयार रखिएगा, वॉकिंग से आपको क्या लाभ होता है ये आप तैयार रखिएगा। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेज में। तो कम से कम 5 लाभ आप तैयार रखिएगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक को अपने अपनी हॉबी बनाया है, या आपने इवनिंग वॉकिंग को अपनी हॉबी बनाया है, यानी हॉबी अगर आपकी वॉकिंग है, तो वहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे वॉकिंग से क्या क्या लाभ होता है, वॉकिंग में कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, रनिंग में कितनी लिबरेट होती है, वॉकिंग और रनिंग की स्पीड क्या होती है, वॉकिंग वर्सेस रनिंग क्या होता है। ठीक है, वॉकिंग मॉर्निंग वॉक के लाभ क्या क्या है, कम से कम 5 लाभ आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करने से क्या होता है, पूरा दिन आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो आप थोड़ा सा हेल्थ से ले लीजिएगा, थोड़ा सा आप इनोवेशन और उससे ले लीजिएगा, थोड़ा सा आप नेचुरल से ले लीजिएगा। मतलब पांचों आंसर आपके 5 लाभ हो, तो 5 लाभ एक ही क्षेत्र से ना हो, 5 लाभ ये जो आपके 5 प्रॉफिट हों, ये 5 अलग अलग तरीके से हों। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से हों, अलग अलग आप प्रॉफिट बताएं। जैसे आप बताएं कि जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो एक नेचुरल प्रकृति के साथ हमें जुड़ने का सुबह सुबह अवसर मिल जाता है। एक तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है। सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो इससे पूरा शरीर हमें स्वस्थ महसूस करता है। पूरा दिन हम क्या करते हैं, एक तरीके से बने रहते हैं, एक्टिव बने रहते हैं। हमारे बॉडी के जो भी हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, और ये सब कुछ क्या है, हमारा सिस्टम है, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपके सारे सिस्टम क्या है, कहीं अधिक एक्टिव होकर काम कर रहे होते हैं, मन प्रफुल्लित रहता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, सुबह सुबह का एक समय निकाल करके अपने पूरे जीवन दिनचर्या को आप क्या करते हैं, सुव्यवस्थित किए रहते हैं। तो इस तरीके से कई आंसर आपके यहाँ से निकल सकते हैं। अब आप इसको अपने अनुसार आप इसको फिट कीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला आपका है, आपका वॉकिंग। ठीक है, अब हम दूसरे पर क्या चलेंगे। आप लोगों ने बहुत ढेर सारे लोगों ने कुकिंग आपको अपनी हॉबी भरा है। कुकिंग हॉबी पर आपके ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, वहां पर भी आपको देखना कुकिंग हॉबी पर क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं कुकिंग पर आपके क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। आइए, कुकिंग क्या है पहले तो यही जानिए, ये क्या है। कुकिंग के लिए, कुकिंग कैसे करते हैं, व्यंजन जो आप बनाते हैं, ये व्यंजन आपके नॉर्थ इंडिया के व्यंजन है, या फिर आपके साउथ इंडिया। पूछा गया है कि इसमें अंतर क्या है, उत्तर भारतीय व्यंजन और दक्षिण भारतीय व्यंजन में अंतर क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, उत्तर भारतीय व्यंजन में और दक्षिण भारतीय व्यंजन में क्या अंतर है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और कम से कम उत्तर भारतीय व्यंजन 5 आप तैयार रखिए। उत्तर भारतीय व्यंजन क्या है, दाल चावल चोखा सब कुछ तैयार रखिए। तो 5 उत्तर भारतीय और 5 जो दक्षिण भारतीय, 5 जो है दक्षिण भारतीय व्यंजन आप तैयार रखिए। इसके अलावा एक चाइनीज, समय क्या है, चाइनीज व्यंजन बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि खोल करके, और ये आपके जो नेपाली होते हैं, पहाड़ी होते हैं, सब आकर के और मोमोज और सब दुनिया भर का बना रहे हैं। तो हर चौराहे पर आपको 2-4 नेपाली पहाड़ी मिल जाएंगे कि हाँ मोमोज तैयार करते हुए। तो इस तरीके से यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि आजकल क्या है, लोगों में सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहा है चाइनीज जो व्यंजन है, चाइनीज जो फूड्स हैं, ये क्यों लोकप्रिय हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चाइनीज फूड्स हैं, ये क्यों लोकप्रिय हो रहे हैं। ये क्यों लोकप्रिय हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप जरूर कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके अलावा फिर कुकिंग करते समय सावधानियां क्या क्या आप बरतें।
सावधानी क्या होनी चाहिए? सावधानी क्या होनी चाहिए? फिर भोजन जो आप व्यंजन बना रहे हैं उसकी पौष्टिकता जरूर ध्यान रखिए। इसका पौष्टिकता पर प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कैलोरी, कितनी कैलोरी किसमें होती है और कितनी एनर्जी किससे जनरेट होती है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। वृद्धों के लिए कैसा भोजन बनाया जाना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए कैसा भोजन बनाया जाना चाहिए, घर परिवार के साथ किस प्रकार के भोजन करने चाहिए, भोजन का, कुकिंग का प्रशासन में क्या योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट सुपरहिट क्वेश्चन है कि कुकिंग का प्रशासन में क्या योगदान है, कुकिंग का प्रशासन में क्या योगदान है। तो अब आप देखिए ये जो आपके हॉबी है, ये हॉबी आपकी क्या है, सुपरहिट हॉबी है। आप इसका बहुत अधिक, काफी बच्चे तो आप सभी लोग, ढेर सारे लोग जो है कुकिंग को अपनी हॉबी बनाए हुए हैं। तो समझते हैं कि यहाँ से आपसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इस पर आपको बिल्कुल रेडी रहना है। और हम अब इसी पर, सारे हॉबी पर एक बार चर्चा करते चलेंगे। इस बार के इंटरव्यू में जो इस पर प्रश्न पूछे गए हैं वो भी पूछे गए, जैसे पूछा गया है आपके जो है 27-28 तारीख में पूछा गया है, जो स्क्रिप्ट आई है 3-4 स्क्रिप्ट में, कुकिंग से जुड़ी हुई स्क्रिप्ट में है, हॉबी में, उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कुकिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आपकी हॉबी कुकिंग है, तो इससे आपको क्या, इसका आप प्रशासन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या उपयोग करेंगे, क्या खाते ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या होना है, रेडी रहना है। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ा रहना होगा, और द्वीप प्रयागम IAS ऐप के साथ आपको जुड़ना होगा। तो इन जुड़ने के लिए आप तत्काल आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ DPIS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, हम अगली हॉबी के साथ आपके साथ रहेंगे। इन प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिए, इनको सबको मेंटेन कर लीजिए, फिर हम इसके आंसर के साथ भी आपके साथ लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे जरूरी जो है क्या क्या प्रश्न पूछा गया है ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। इसी के अलावा हम इसके सारे स्क्रिप्ट को आपके साथ लेकर के चलते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक।